नमस्कार। बंगाल चुनाव पर न्यूज 24 के खास शो बाबू मोशाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। एक वक्त था जब बीजेपी बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रही थी। बीजेपी के पास ऐसा कोई भी नेता नहीं था जो कि बंगाल के लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करता हो। आज से तकरीबन 5 साल पहले बीजेपी ने दिलीप घोष पर दांव लगाया था। दिलीप घोष ने भी शीर्ष नेतृत्व को निराश नहीं किया, खूब पसीना बहाया और बन गए बीजेपी के बाबू मोशाय। भारत माता की वंदे मातरम। जय श्री राम। जुबान पर जय श्री राम का नारा, तल्ख तेवर और दिल में किसी भी तरह ममता को मात देने की चाहत। ये बंगाल में बीजेपी के बाबू मोशाय हैं। मोदी के सिपह सालार हैं। नाम है दिलीप घोष। दिलीप घोष बीजेपी के वो बाबू मोशाय हैं जिन्होंने बंगाल की सियासी तपिश में जगह बनाई है। जिस बंगाल में ममता दीदी की तूती बोलती थी, दीदी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, आज वहां भगवा लहर चल रही है। इस भगवा लहर के पीछे दिलीप घोष की ही मेहनत है। वो बंगाल के द्वारे द्वारे पहुंचे, गांव गांव गए, शहर शहर भटके, लोगों से जुड़े और ऐसे जुड़े कि बीजेपी के लिए वोट लॉक करते चले गए। भारतीय जनता पार्टी हर इंच में आज टीएमसी को जवाब देने के लिए तैयार है। ये आज हम साबित कर दिया है। जिस काम को करने में दशकों का वक्त लगना चाहिए था, वो कुछ सालों में हो गया। बंगाल में बीजेपी फर्श से अर्श पर पहुंची। 2016 के विधानसभा चुनाव तक बंगाल में बीजेपी के लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। कोई जनाधार ही नहीं था। लेकिन जब 3 साल बाद लोकसभा के नतीजे आए तो ममता की पेशानी पर बल आ गया। बीजेपी ने टीएमसी को हाफ कर दिया और इस असंभव को संभव बनाने वाले चंद लोगों में से एक हैं दिलीप घोष। 19 में हाफ किया है और 21 में साफ हो जाएगा टीएमसी, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। आज समाज पब्लिक हमारे साथ है। सवाल ये है कि बंगाल के लोगों पर दिलीप घोष ने क्या जादू किया? पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे बंगाल में बीजेपी की बंजर जमीन भगवा हो गई? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 2016 के बाद कैसे बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 291 उम्मीदवारों पर दांव लगाया था, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। वोटों की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 10.16% वोट मिले। टीएमसी की आंधी में सभी पार्टियां ध्वस्त हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली और वोट प्रतिशत था 44.91%। कांग्रेस को 44 सीट और 12.25% वोट। कभी 34 साल तक सत्ता में रही लेफ्ट फ्रंट की हालत काफी खराब रही। लेफ्ट फ्रंट को 25 सीटें मिली और वोट मिला 19.75%। बीजेपी पूरी तरह हार गई। यहीं से शुरू हुआ बीजेपी का नया खेला। बंगाल में बीजेपी की कमान दिलीप घोष को दी गई। बंगाल में बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने का काम शुरू हो गया। स्थानीय नेताओं के साथ दिलीप घोष ने रणनीति बनाई, आक्रामक रणनीति। सूबे की मुखिया ममता हमेशा दिलीप घोष के निशाने पर होती। बंगाल के सरकार में बैठी हुई ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आज इतनी घबराई हुई है कि दिल्ली से हमारे नेता आते तो उससे डर जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे, माननीय गृहमंत्री जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय पार्टी है। माननीय अमित भाई ने 5 साल से 6 साल से बंगाल आ रहे हैं। यहाँ की पार्टी को उन्होंने अपने हाथ से बनाया है और वो आज नीचे तक कार्यकर्ताओं में पॉपुलर हैं और लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। इससे घबराने का क्या है? जिनके पास बेस नहीं है, जहां से लोग दूर भाग चुके हैं, जिनके पार्टी के एमपी एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे पार्टी के नेत्री वो डरती है और बोलती है बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं।
ममता बनर्जी की नीतियों ने भी दिलीप घोष को पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सहयोग किया। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा पर रोक लगाने का फैसला किया। यही फैसला बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट तो ममता के लिए माइनस पॉइंट बन गया। दिलीप घोष की जुबान ममता के खिलाफ और तल्ख होती गई। मैं जो बात बार बार बोल रहा था कि पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बनते जा रहा है, ये नमूना है। इस बार कई जगह सरस्वती पूजा बंद कर दिया स्कूल में, मस्जिद से परमिशन लेना पड़ेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया क्या, अफगानिस्तान हो गया क्या? तो ये मामला है कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार यहाँ ऐसे लोगों को चढ़ाया बढ़ाया है, उसका परिणाम है कि यहाँ की समाज आज परेशानी में है और यहाँ की संस्कृति परंपरा कल्चर खत्म हो रही है। जहाँ सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा नहीं होता है वो बंगाल नहीं है, वो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान है। बंगाल में बीजेपी अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही थी। ये टीएमसी को हजम नहीं हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि दोनों पार्टियों में टकराव शुरू हो गया। राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई। टीएमसी और बीजेपी से जुड़े लोग खूनी संघर्ष करने लगे। बमबाजी, गोलीबाजी, चाकूबाजी आम हो गई। दोनों तरफ से बड़ी तादाद में जाने गई। कई बार दिलीप घोष को भी हिंसा का सामना करना पड़ा। राजनीतिक हिंसा के दौरान उन पर भी पत्थर चले, वो घायल हुए, गिरफ्तार हुए, पर हार नहीं मानी। हर बार नए जोश, जुनून और जिद के साथ मैदान में ममता के खिलाफ मोर्चा संभाला। उनके मन में जो भाव है ना, हमेशा उनके व्यवहार में ट्रम्प जैसा एक एडमेंट भाव है, तानाशाही भाव है, जो लोकतंत्र को नहीं मानते। उनके पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ कर, और राज्य में भी लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, कानून व्यवस्था का भी नामो निशान नहीं है। इसलिए ये बात मैंने पहले उठाई थी। आज डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसा तानाशाह हार जाएंगे तो वो नवान्न नहीं छोड़ेंगे। दिलीप घोष बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बंगाल को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाया। अपने तरकश से वो तमाम तीर निकाले जो सीधे निशाने पर लग रहे थे। नतीजा राष्ट्रवाद, घुसपैठ, मुस्लिम तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। सरकार আসলে ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজ পরিবর্তন হবে। नतीजा ये हुआ कि 2019 में बंगाल में टीएमसी हाफ हो गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, 18 सीट जीती और वोट मिले 40.64%। जिस टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, उसे 22 सीटों पर सिमटना पड़ा। वोट मिले 43%। 3 साल के अंदर बीजेपी टीएमसी के बराबर आकर खड़ी हो गई, लेकिन बीजेपी की नजर बंगाल की सबसे बड़ी गद्दी पर थी। ये पिछले चुनाव में घोषणा किया था 294 सीट से वो खुद ही कैंडिडेट है। इस बार नहीं बोल रहे, इस बार बोल रहे ऑब्जर्वर है। तो कहीं से भी लड़ लें, हम तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में दिलीप घोष बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी जगह जाने में गुरेज नहीं करते। कभी हेलीकॉप्टर से तो कभी बाइक से पहुंचकर लोगों से जुड़ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और दीदी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। আবার বলছে আমাকে ভোট দিন। 10 বছর তো দেখলাম মহিলাদের উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হচ্ছে। 60 থেকে 70 বছরের কোন মহিলা সুরক্ষিত নয় পশ্চিমবাংলায়। স্কুল কলেজে গেলে মেয়েরা যতক্ষণ না বাড়ি ফিরে আমরা চিন্তা করি, বউরা মায়েরা বাজারে গেলে সন্ধ্যায় গেলে আমরা চিন্তা করি। কেন চিন্তা করি? চিন্তা করবো বলে কি তোমাকে ভোট দিয়েছিলাম? আবার কোন মহিলার উপর অত্যাচার হয়, ধর্ষণ হয়, বলছে ও দুষ্টু ছেলেরা করেছে। সব ভাইরা দুষ্টু হয়ে গেছে। একবার ক্ষমতায় আসি কেমন জেলের ভাত খাওয়াতে হয় দেখাবো, কত দুষ্টুমি বেশি। चुनावी सभाओं में दिलीप घोष कभी कभी इतने तल्ख हो जाते हैं कि कंट्रोवर्शियल बयान भी दे देते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली के दौरान ममता दीदी पर क्या कुछ बोल गए, ये भी सुन लीजिए।
প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন। अपनी इन्हीं तल्ख तेवर के चलते दिलीप घोष विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। खासकर टीएमसी नेताओं को फूटी आंख नहीं सुहाते। দিলীপ ঘোষের কথার সব কথার উত্তর দিতে হবে বলুন তো আমাকে। দিলীপ ঘোষ আগে নিজের কেন্দ্রে 28,000 ভোটে হেরে আছে বাই ইলেকশনে, 28 না 30,000 ভোটে। দিলীপ ঘোষের যে কি হাল হবে, একজন তো আবার অসুস্থ হয়ে হসপিটালাইজড হয়ে গেছে। তো যাই হোক, দিলীপ ঘোষের যে কি হাল হবে আর ওদের নেতাদের যে কি হাল হবে 2021-এর মেয়ের পরে, ওরা নিজেরাই বুঝতে পারছে না কোথায় চলে যাবে। এখন তো এই গুজরাটের সমস্ত জায়গা বুক করে রেখে দিয়েছে, কারণ পশ্চিমবাংলায় তো আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না, ওই জন্য গুজরাট মধ্যপ্রদেশ সমস্ত জায়গা বুক করে রেখেছে। विरोधी तो बुराई करेंगे ही, सवाल उठाएंगे ही, लेकिन पीएम मोदी दिलीप की मेहनत को बखूबी समझते हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम खुद दिलीप घोष की तारीफ करते नहीं थकते। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। आज पार्टी को जिताने के लिए पिछले कई वर्षों से दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वो बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर के चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। दिलीप घोष को मोदी और शाह ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो अभी पूरी नहीं हुई है। वो इस वक्त मोदी के नाम और उनके काम पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में वो जीतेंगे या हारेंगे, इसका फैसला 2 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।